अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। अब सब पूछ रहे थे कि अबाउट एंडोक्राइनोलॉजी, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि जो चीज़ मैं सबसे ज़्यादा आप लोगों को आज एक्सप्लेन करवा रही हूँ वो थायराइड ग्लैंड है। सबसे पहले आप लोग देखें कि अगर हम थायराइड ग्लैंड के बारे में कहें तो ये इसकी लोकेशन, ग्रॉस एनाटॉमी के बारे में थोड़ा सा हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर आप लोग जब हेडिंग्स देंगे तो फर्स्ट टिप ये है कि आप उसकी लोकेशन और साथ में ग्रॉस एनाटॉमी, सबसे पहली हेडिंग आपकी ये होनी चाहिए। फिर दूसरी जो हेडिंग होनी चाहिए वो हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर होना चाहिए। फिर उसके बाद जो है आप जाएंगे हार्मोन्स लेके, इसके हार्मोन्स क्या क्या है, कौन कौन से हार्मोन्स है और फिर उसके हार्मोन्स का काम क्या है। ठीक है, सबसे पहले आपको अगर मैं थायराइड ग्लैंड के बारे में बताऊं तो हमें पता है कि थायराइड ग्लैंड जो है वो बायलोब्ड एंडोक्राइन ग्लैंड है और ये इंटीरियर नेक पे होता है। यू ऑल नो दैट व्हाट इज मीन बाय इंटीरियर नेक। हमारा एक नेक का पोस्टीरियर साइड होता है और एक इंटीरियर साइड होता है। ठीक है, अब ये तो हमने कहा कि ये इंटीरियर नेक पे होता है, कहाँ पे, लैरिंक्स के नीचे होता है इन फ्रंट ऑफ ट्रेकिया। और साथ में जो है आपके पास ये भी आप लिख सकते हो कि इन्फीरियर टू द लैरिंक्स ये, और साथ में जो है इन फ्रंट ऑफ ट्रेकिया। इसके दो लोब्स होते हैं, राइट और लेफ्ट, और दोनों कनेक्ट होते हैं एस्टिमस के ज़रिए। ठीक है, फिर इसके बाद जो है इसके की रिलेशन, इसके मसल जो है पोस्टीरियर जो है वो आपके पास, इसका काम क्या है, इंटीरियर का काम क्या है। हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर अगर हम पढ़ें तो हम हमारे पास यू नो दैट कि हिस्टोलॉजिकल का मतलब क्या है कि ये कौन से टिश्यूज से बने होते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर जो है 3 टाइप के सिंपल आपको पता होना चाहिए कि एक थायराइड फॉलिकल्स होते हैं और साथ में फिर फॉलिक्यूलर सेल्स होते हैं, फिर क्लोइड सेल्स होते हैं और फिर फेरा फॉलिक्यूलर सेल्स होते हैं। ये चीज़ आपको बहुत याद रखनी चाहिए, मैंने आपको सारी करवाई भी थी। सबसे पहले कौन सी है, थायराइड फॉलिकल्स। ये स्ट्रक्चर इन फंक्शनल यूनिट है। ठीक है, ये आपके पास किस चीज़ से भरे हुए होते हैं, ये स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसके अंदर कोलाइड सेल्स जो होते हैं वो जमा होते हैं। फिर दूसरे जो होता है फॉलिक्यूलर, ये सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम होते हैं। ये T3 और T4 जो है थायरोक्सिन वो हार्मोन जो है वो रिलीज़ करता है। जो कोलाइड होता है, यू नो दैट कि इसका नाम आप लोग याद रखें कि ये प्रिकर्सर प्रोटीन्स होते हैं जो हमारे पास हार्मोन्स है T3 और T4 के लिए। इसके अंदर जो है थायरोग्लोब्यूलिन जो है वो होता है जो कि प्रिकर्सर है किस चीज़ के लिए, T3 और T4 के लिए। फिर जो पैरा फॉलिक्यूलर सेल्स है वो फॉलिकल्स के बीच में होते हैं और ये कैल्सिटोनिन रिलीज़ करते हैं। इनका मेन काम क्या है कि कैल्शियम का लेवल मेंटेन करना ब्लड के अंदर। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि जो है इनका काम पैराथायरॉयड हार्मोन में और इनमें ये कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन आप लोगों को ये याद रखना चाहिए कि इनके अंदर क्या क्या चीज़ें होती है। तो हमारा हो गया हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर। सबसे पहले आपको थायराइड फॉलिकल्स के बारे में पता होना चाहिए। ये फंक्शनल यूनिट होते हैं, इसके अंदर क्या होते हैं, कोलाइड्स होते हैं, फिर फॉलिक्यूलर सेल्स होते हैं। फिर कोलाइड जो है वो प्रिकर्सर है, तो कोलाइड नहीं होंगे तो ऑफकोर्स उनका जब प्रिकर्सर नहीं होगा तो T3 और T4 नहीं बनेंगे। इस वजह से हम उसको जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस के ज़रिए इसको हम, इस वजह से मैं बार बार फोकस करवा रही हूँ आप लोगों के। कोलाइड जो होते हैं उसके अंदर प्रिकर्सर्स होते हैं और वो प्रिकर्सर थायरोग्लोबुलिन है। ये अभी आप लोगों को इसलिए मैं बता रही हूँ कि अगर आगे ट्यूटर्स और कमीशंस के एग्जाम में ये क्वेश्चन आए तो आप लोगों को पता होना चाहिए। फिर है हार्मोन्स ऑफ थायराइड। आपको पता है कि 2 हार्मोन्स है, थायरोक्सिन और ट्राईआयोडोथायरोनिन। एक को T4 कहते हैं और ये एक को जो है हमारे पास T3 कहा जाता है। ठीक है, और ये हमारे पास जो थायरोक्सिन है ना, ये मेजर हार्मोन है। ये 90% जो होता है हमारे बॉडी के अंदर ये होता है, लेकिन ये एक लेस एक्टिव होता है। ये कन्वर्ट होता है T3 में टिश्यूज़ में जाके। ये आपको बहुत याद होना चाहिए कि अगर कोई कंपैरिजन आए कि विच वन इज़ मोर एक्टिव, T3 और T4, तो आप लोगों को याद होना चाहिए कि जो T3 है वो आपके पास जो है वो इतना एक्टिव नहीं है इस कंपेयर टू, सॉरी T4 इतना एक्टिव नहीं है जितना हमारे पास T3 एक्टिव है। अब हम थायरोआयोडोथायरोनिन के बारे अगर हम पढ़ें तो ये 3 to 4 टाइम मोर एक्टिव है इस कंपेयर टू थायरोक्सिन, और ये जो है रेगुलेट करता है मेटाबॉलिज्म को। ठीक है, तो हमारे पास जो है ये हमारे पास कैल्सिटोनिन जो है ये लोअर ब्लड कैल्शियम लेवल, और ये जो है इनहिबिट करता है ऑस्टियोक्लास्ट एक्टिविटीज़ को। फिर हमारे पास इसके ज़रिए कहाँ पे सिंथेसिस होती है इनकी,
ये आपको मैंने अगर याद हो कि इसके हम जो है कंपेलिंग जो है अगर हम करवाए, तो मैंने सिंथेसिस ऑफ थायराइड हार्मोन का बताया था कि ये जो है इसके लिए ज़रूरी क्या है कि आयोडीन ट्रिपिंग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फिर सबसे पहला स्टेप जो है आयोडाइड ट्रिपिंग होता है, फिर ऑक्सीडेशन ऑफ आयोडीन टू आयोडाइन, फिर आयोडीन टू थायरोसिन जो है, ये आपको इम्पोर्टेंस रिएक्शंस है सिंथेसिस ऑफ थायराइड हार्मोन के। सबसे पहले आयोडीन ट्रिपिंग का मतलब है आयोडाइड ट्रिपिंग का। इसमें ये होता है कि हमारे पास जो आयोडीन होता है वो इनसाइड फॉलिकुलर सेल्स के अंदर ट्रैप हो जाता है। फिर ये जो है हमारे पास एक एंजाइम होता है जिसका नाम है थायराइड पर ऑक्सीडेज। फिर ये क्या करता है कि इन आयोडीन को मिलाता है थायरोक्सिन के साथ, इस तरह इनका कपलिंग रिएक्शन होता है। यानी मोनोथायराइड के साथ जो है डायथायराइड मिलता है तो T3, फिर डायथायराइड के साथ जो है अगेन जो है अगर डायथायराइड बनेगा तो T4 बनेगा। स्टोरेज कहाँ पे होता है, ये स्टोर्स होते हैं इनको लाइड इस थायरोग्लोब्यूलिन, ठीक है। फिर जब थायरोग्लोब्यूलिन के फॉर्म में स्टोर होते हैं एंडोसाइटोसिस, फिर इसके ज़रिए ये ब्लड में रिलीज़ हो जाते हैं। ये तो जो है थोड़ी सी मैंने आप लोगों को हिस्टोलॉजी वगैरह पढ़ाई। अब जो है ये पॉइंट्स जो है याद करो, कॉपीज पेन निकालो और जो जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए इनको लिखने की कोशिश करो, ठीक है। अब मैं आपके पास जो है T3 और T4 के बारे में ये बताऊं कि ये आयोडीन कंटेनिंग हार्मोन्स है। मेरे ख्याल में अभी आपको क्लियर ज़्यादा आ रहा होगा। और ये जो है आपके पास इनके लिए आयोडीन जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इस वजह से तो इनका नाम जो है वो थायराइड थायरोक्सिन यानी T3 और T4 पड़ा, ठीक है। और इसके अलावा इसमें आपके पास क्या होता है कि इनका काम क्या होता है कि मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करना। तो सबसे पहले आपके पास यू नो दैट कि जो हमारे पास बेसल मेटाबॉलिक रेट होता है वो हमारे पास ग्लूकोज कैटाबॉलिज्म और कोलेस्ट्रॉल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और ये दोनों चीज़ें जो है प्रमोट करते हैं नर्वस डेवलपमेंट को। अगर बच्चा अभी पैदा नहीं हुआ और मदर के अंदर इन चीज़ों की कमी आ गई है तो फीटस पे असर पड़ता है। इसके अलावा इनकी जो है फीटस के नर्वस सिस्टम पे बहुत असर पड़ता है इनके लिए, इसलिए तो आपको ये फॉलिक एसिड की टैबलेट्स खिलाई जाती है जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है कि उनको आयरन कंटेनिंग अमाउंट पे बड़ा जोर दिया जाता है। और ये जो है मसल पे एक्ट करता है ग्रोथ के लिए, और इसके अलावा स्केलेटन के मेचूरेशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और इसके अलावा ये जो हमारे पास हार्मोन का है ये नॉर्मल मोटेलिटी ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट जो है इसको भी एक्टिवेट करता है। यानी बहुत टाइम ऐसे होता है कि जो है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की मोटेलिटी की वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। तो इनका जब हम रीजंस देखते हैं तो वो भी फिर किस वजह से होता है, आयोडीन की कमी की वजह से निकलता है। अब कुछ बीमारियां हैं जिस पे आपने फोकस करना है, हाइपरथायराइडिज्म और हाइपोथायराइडिज्म। अब अगर लॉन्ग में ये क्वेश्चन आएगा तो यू पीपल आप लोग सब ने क्या करना है, इनके जो स्टार्ट मैंने आपको कराया वो आपने करना है और साथ में आपके पास हाइपरथायराइडिज्म और हाइपोथायराइडिज्म के बारे में बताना है। हाइपर का मतलब जब भी आए तो ओवर एक्टिविटी जो है थायराइड जो है उसको ग्लैंड की थायराइड जो है उसको हाइपर थायराइडिज्म कहेंगे। इससे जो बीमारियां होती है ग्रेव डिजीज़ कहते हैं। ये कहते हैं कि ऑटो इम्यून डिजीज़ है। इसमें जो है सीरम ऑफ पेशेंट जो होता है उसके अंदर एबनॉर्मल एंटीबॉडीज़ होते हैं जो मिमिक करते हैं TSH को और कंटिन्यूसली थायरोक्सिन रिलीज़ करते हैं। और इसमें बहुत हाई मेटाबॉलिक रेट होता है और इरेगुलर हार्ट बीट होती है, नर्वसनेस होती है। इसके अलावा वेंटिलेशन रेट आपका इंक्रीज़ हो जाता है, बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है, स्वेटिंग होता है और बहुत ज़्यादा वेट लॉस होता है। इसके अलावा इसमें मोस्टली एक्सोपिथेल्मिया, ये जो है आपके जो आई बॉल्स होते हैं ना वो बाहर निकले होते हैं, इसको एक्सोपिथेल्मिया बोलते हैं, ठीक है। और ये जो है ग्रेव डिजीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं और ये क्लासिकल सिम्टम है हाइपर पैराथायरॉयडिज्म के। ये बंदे खाना खाते हैं तब भी इनका वेट नहीं बढ़ता क्योंकि इनका मेटाबॉलिक रेट इतना ज़्यादा होता है कि वो आपकी बॉडी के हीट को ज़्यादा कर देता है, जिस वजह से आपका सारा जो फूड होता है उसकी एनर्जी इन चीज़ों में वेस्ट हो जाती है। अब ये जो एक्सोपिथेल्मिया है ना ये क्यों होता है, इसकी वजह से ये जो साथ में आइज़ के टिश्यूज़ है वो स्वेल हो जाती है, इस वजह से ये जो बल्जिंग ऑफ आइज़ होती है इस तरह वो होता है कि हाई लेवल ऑफ थायरोक्सिन जो आई के ऑर्बिट्स होते हैं वो अंदर की तरफ घुस जाते हैं, उनके टिश्यूज़ निकलते हैं। ये हाइपर थायरॉयडिज्म के ज़रिए जो बीमारी होती है इसमें आप लोगों ने ग्रीव डिजीज़ के बारे में और एक्सोपिथेल्मिया के बारे में ज़रूर लिखना है। फिर है हाइपोथायरॉयडिज्म। इसमें क्या होता है कि अंडर एक्टिविटी ऑफ थायराइड ग्लैंड जो है ड्यू टू लेक ऑफ TSH
प्रोडक्शन और आयोडीन डिफिशिएंसी, और इसके अलावा कभी कभार इंजाइम जो है, जिसको मैंने आपको बताया था कि थायराइड ग्लैंड के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और वो इंजाइम आपको याद होना चाहिए वो कौन सा इंजाइम है कि जो कभी कभार उसकी डिफिशिएंसी की वजह से होता है, वो है थायराइड परऑक्सीडेज इंजाइम। इनकी वजह से जो है ये हाइपोथायरॉयडिज्म होता है। ये कहते हैं कि अगर ये मतलब कम हो जाए आपके थायराइड, तो उसमें हमारे पास जो है आयोडीन की कमी की वजह से जो हम पानी पीते हैं और साथ में सॉइल जो आप है, अगर उसमें आयोडीन की डिफिशिएंसी हो तो थायराइड हार्मोन का लेवल क्या होगा, ब्लड में डिक्रीज़ हो जाएगा। और इसके अलावा इंटीरियर पिट्यूटरी जो है उसको डिटेक्ट करेगा और वो फिर TSH रिलीज़ करेगा। यू ऑल नो दैट थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, तो वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, वो ओवर स्टिमुलेट करता है थायराइड ग्लैंड को, और इस वजह से थायराइड ग्लैंड जो है वो इनलार्ज हो जाता है। इनलार्ज होने की वजह से क्या हो जाता है कि उसके वजह से उसको गोइटर कहते हैं, और ये आयोडीन डिफिशिएंसी की वजह से होता है, और ये बहुत सारे उन इलाकों में पाया जाता है जहाँ पर आयोडीन की डिफिशिएंसी होती है। ठीक है, फिर जो है आपके पास अगर थायरोक्सिन की बर्थ के टाइम पे यानी डिफिशिएंसी हो, तो उस टाइम की जो है बच्चा जो पैदा हो जाता है वो मेंटली रिटार्डेड होता है, और इसके पुअर फिजिकल ग्रोथ होती है, और इसके अलावा इसकी बॉडी साइज़ जो है वो डिसप्रोपोर्शनेट होती है, यानी इरेगुलर साइज़ ऑफ बॉडी, और इसके अलावा इसको क्रेटिनिज्म बोला जाता है। क्रिटेनिज्म जो है बोन मेचूरेशन और प्यूबर्टी इन बच्चों में डिले होती है, और इनफर्टिलिटी कॉमन होती है। दोबारा से सुने, अगर आयोडीन की कमी होगी तो गॉइटर होगी, लेकिन अगर थायरोक्सिन की डिफिशिएंसी एट द टाइम ऑफ बर्थ होगी तो उसकी वजह से जो पैराथायरॉयडिज्म है उन बच्चों में क्रिटेनिज्म वो करेगा, कास करेगा, और वो बच्चा मेंटली रिटार्डेड होगा। और इसमें जो है इन इम्प्रोपोर्शनल यानी जो है, अगर यानी जिस तरह हमारे आप अल्लाह ताला ने हमें हाथ दिए उसमें 1 इंच का भी फ़र्क नहीं हुआ है, लेकिन इन बच्चों के जो बॉडी साइज़ है वो सही नहीं होती, और इसके अलावा बोन मेचूरेशन नहीं होती, प्यूबर्टी डिले होती है, और इनफर्टिलिटी जो है वो बहुत कॉमन है। इसके अलावा अगर बच्चा यानी पूरा बना है और बड़ा भी हो गया है, लेकिन उसमें फिर थायरोक्सिन की कमी हुई है, तो फुल ब्लोन हाइपोथायरॉयडिज्म सिंड्रोम जो है उसको मैक्सडेमा बोलते हैं, जिसका मतलब है म्यूकस स्वेलिंग। इसमें बॉडी वेट बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि फॉर्मेशन एंड स्टोरेज ऑफ सेमी फ्लूइड मटेरियल अंडर द स्किन वो स्टोर होता है, जिसकी वजह से लो मेटाबॉलिक रेट होती है, और इसके अलावा पफ़ी आइज़ होती है, हमारी जो स्किन होती है वो थिक एंड ड्राई हो जाती है, और बहुत ज़्यादा हेयर लॉस होती है, और इसके अलावा आईब्रो से और जो है उससे भी बाल निकलते हैं, गिरना शुरू हो जाती है। एडीमा का मतलब है आपकी बॉडी स्वेलिंग यानी हो जाती है, उसमें क्या होता है कि वाटर रिटेंशन प्रॉपर्टी आ जाती है, टंग स्वेलिंग इवन के होती है, कॉन्स्टिपेशन जो है वो होती है, और इसके अलावा आपकी बॉडी जो है उसके अंदर आपका जो बॉडी स्किन है वो लेदर की तरह सख्त हो जाता है, जिसको लेदरजी बोलते हैं, और इसके अलावा मेंटल जो है वो डिसऑर्डर शुरू हो जाता है। इसके अलावा मिक्सडेमा जो है वो लेक ऑफ आयोडीन की वजह से भी होती है, और थायराइड ग्लैंड जो होता है उसमें इनलार्ज होता है और प्रोट्रूड यानी निकल आता है। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कोलाइडल जो है गॉइटर बोलते हैं। ठीक है, कभी कभार कहते हैं कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन गॉइटर एंड कोलाइडल गॉइट, तो ये जो है मिक्सडीमा का दूसरा नाम जो है वो कोलाइडल गॉइटर होता है। ये दोनों जो है इनके बारे में आपने बहुत फोकस करना है, और मिड टर्म के एग्ज़ाम्स के लिए